नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका धाकड़ एक्सक्लूसिव में। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण सत्यार्थी। आज बात होगी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, वो भी इस सवाल के साथ कि क्या संविधान की दुहाई देने वाले ओवैसी पत्थरबाज दंगाइयों के लिए रहमदिल हैं क्या? हैदराबाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से पहले आपको लेकिन दिखा देते हैं 7 मिनट में 7 धाकड़ तस्वीरें। जाति के भी मिले हैं जो करीब 60 फीट लंबे और 44 टन वजनी होते थे। आपने आंधी का बवंडर देखा होगा, पानी का भी बवंडर देखा होगा, लेकिन पहली बार आग का बवंडर देखिए। ये बवंडर आग लगने के बाद उठने वाले धुएं से तैयार हुआ है। ये बवंडर तेजी से घूम रहा है और नीचे ध्यान से देखिए, जमीन में आग लगी है और धुआं उठ रहा है। धुआं बहुत तेजी से इस बवंडर में समाता जा रहा है और जिसकी वजह से बवंडर का आकार और रफ्तार दोनों बढ़ती जा रही हैं। ये पुर्तगाल की तस्वीर है, जहां इन दिनों जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। आग को बुझाते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को फायर टॉर्नेडो दिखा। इस टॉर्नेडो को फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग को बुझाने में 2000 से ज्यादा दमकल कर्मियों को लगाया गया है। जंगल में लगी आग के कारण पुर्तगाल का तापमान बेहद बढ़ गया है। पुर्तगाल के जंगल में लगी आग ने लाखों हेक्टेयर में फैले पौधों को नुकसान पहुंचाया है। एक युवक की जमीन पर लिटाकर बेरहमी से पिटाई की जा रही है। सफेद टी शर्ट पहने इस शख्स ने उस युवक को कसकर पकड़ रखा है और पीली टी शर्ट और सफेद शर्ट पहने 2 और लोग इस युवक पर जोर जोर से डंडे बरसा रहे हैं। वो रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन इन लोगों पर जैसे खून सवार है। आज का मारा हमेशा सुख देगा। वीडियो दिल्ली के तिमारपुर इलाके का है। वारदात 14 अगस्त की है, जिसमें एक युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास चाकू भी था। मामूली विवाद में संजय बस्ती इलाके में जिस युवक की पिटाई की गई थी, बाद में उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस मामले में पुलिस पहले ही 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है और चारों आरोपी फिलहाल जेल में हैं। बारह सेकंड के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। रात का वक्त है, सड़क पर आम दिनों की तरह लोगों की आवाजाही है। सब कुछ सामान्य सा दिख रहा है, लेकिन तभी ये 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। चंद सेकंड में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। उसके बाद धुएं का गुबार और बिल्डिंग से बाहर निकलकर चीखते भागते लोग नजर आए। यहाँ तक की आवाज इतनी तेज थी कि अगल बगल के लोग भी घरों से बाहर निकलकर देखने लगे कि क्या हो गया। घटना जयपुर के पृथ्वीराज नगर की है। पास में ही बेसमेंट की खुदाई के दौरान ये हादसा हुआ। 2 मंजिला इमारत में एक सैलून और एक ड्राई फ्रूट की दुकान थी। जैसे ही दुकान हिलने लगी तो कर्मचारी 5 मिनट पहले ही बाहर निकल गए थे, इसलिए इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
लाल सलवार सूट में ये महिला हाथों में एक सोने की चेन देख रही है। तभी ये महिला कुछ ऐसा करने लगती है जो बेहद हैरान करने वाला है। फिर से देखिए इस महिला ने क्या किया। दुकानदार की नजर से बचकर इस महिला ने पहले असली सोने की चेन की जगह नकली सोने की चेन रख दी और असली वाली अपने पास छिपा ली। तस्वीर तमिलनाडु के तूतीकोरिन की है और चोरी करने वाली महिला डीएमके की एक लोकल नेता है। शुरुआत से आपको वीडियो दिखाते हैं। महिला ज्वेलरी शोरूम में सोने की चेन देख रही थी और दुकानदार काफी देर तक सोने की इस चेन को महिला को दिखाता रहा। महिला ने एक चेन को पसंद किया और उसे एक किनारे रख दिया। कुछ देर बाद दुकानदार मुड़ा तो इस महिला ने अपना हाथ साफ किया। उसने तुरंत सोने की चेन हाथ में ली और उसका टैग तोड़ दिया और उसके बदले में अपने बैग से एक नकली सोने की चेन निकाल कर रख दी। इसके बाद टूटे हुए टैग को नकली चेन में जोड़ दिया। सीसीटीवी के आधार पर महिला की पहचान हो गई और महिला से चेन बरामद कर लिया गया। पहली नजर में आपको ये चीन की दीवार लग रही होगी, लेकिन ये चीन नहीं बल्कि गुजरात के भुज का भुजिया किला है। लेकिन खास बात भुज के इस किले में नहीं बल्कि किले के बगल में पहाड़ी पर विशेष आकार में बनी ये चीजें एक स्मारक का हिस्सा हैं। दरअसल ये एक स्मारक है। 26 जनवरी 2001 को भुज में आए विनाशकारी भूकंप में मारे गए लोगों की याद में यहाँ स्मृति वन का निर्माण किया गया है। भुजिया पहाड़ पर 470 एकड़ में बने स्मृति वन में पहाड़ियों पर 50 चेक डैम बनाए गए हैं, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होगा। यहाँ बने हर चेक डैम में उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने भूकंप में अपनी जान गंवाई थी। ऐसे कुल 12,932 लोगों के नाम इस चेक डैम में लिखे हुए हैं। यहाँ एक सन पॉइंट भी बनाया गया है। यहाँ एक म्यूजियम भी बनाया गया है जिसमें भुज में 2 दशक पहले आई भयानक त्रासदी को देखा जा सकेगा। इन सब के अलावा यहाँ एक सिम्युलेटर भी बनाया गया है जिसमें बैठकर आप असली भूकंप का एहसास कर सकेंगे। इस स्मृति वन का उद्घाटन 28 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पेड़ से नीचे उतरते इस जानवर को देखिए। बघीरा धीरे धीरे पेड़ से नीचे आ रहा है। बघीरा, ये नाम तो सुना ही होगा आपने। कार्टून कैरेक्टर मोगली का बघीरा, जो एक काले रंग का तेंदुआ हुआ करता था और वो ठीक ऐसे ही मोगली को बचाने के लिए पेड़ से नीचे आता था और तब ये देखकर बच्चे बहुत रोमांचित होते थे। लेकिन ये तस्वीर रियल है। सिवनी के जंगलों से आई है, जहां पेंच टाइगर रिजर्व के खवासा बफर में काला तेंदुआ पेड़ से नीचे उतरते हुए दिखा। काला तेंदुआ विलुप्त प्रजाति में आता है, जो इसी कारण आसानी से नहीं दिखता। लेकिन इस बार ये पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान नजर आया और 27 सेकंड का ये वीडियो यहाँ घूमने आए पर्यटकों ने बना लिया, जो अब अपनी खासियत के लिए सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और साथ धाकर तस्वीरों के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। इसके बाद वापस ऑर्डर दिखाएंगे आपको कि हिंसा बुधवार को, टेंशन शुक्रवार को क्यों, दंगाइयों को क्या ओवैसी ने छुड़वाया। पूरी रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद। और इस बीच बड़ी खबर यह कि उरी सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया और नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर का ये उरी सेक्टर, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये 3 आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और सुरक्षा बलों की सक्रियता के चलते न सिर्फ घुसपैठ नाकाम हुई बल्कि तीनों आतंकवादियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया और उनके पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। हालांकि तीनों पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो किस आतंकी गुट से संबंधित हैं, इस बारे में औपचारिक जानकारी फिलहाल नहीं दी गई। लेकिन ये जानकारी जरूर दी गई है कि ये तीनों उरी के पास से सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिनको मार गिराया गया। अब हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद को क्या साजिश के तहत सुलझाया जा रहा है, यह सवाल लगातार उठ रहा है। क्या हैदराबाद में आने वाला जुमे का दिन तनाव भरा होगा?
राजा सिंह पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है वो लगाया गया है। इसी बीच में देखिए जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 6 महीने में 3 केस होने पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लगाया गया है। चिरलपल्ली जेल उन्हें भेज दिया गया। ये बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई। हैदराबाद की चिरलपल्ली जेल में राजा सिंह को शिफ्ट किया गया। आज दोपहर लगभग 3:30 बजे उनके घर से भारी पुलिस फोर्स के साथ राजा सिंह को वहां से लेकर के जाया गया था। बीजेपी के विवादित नेता टी राजा सिंह को 2 दिन पहले कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन गुरुवार की दोपहर पुलिस फिर से उनके घर पहुंची और 72 घंटे में दूसरी बार राजा को गिरफ्तार कर लिया, वो भी बिना कोई नया कारण बताए हुए। इससे पहले जो सोमवार को गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने जो मनोहर फारूकी को लेकर बयान दिया था, उस पे जो लोगों को आरोप था कि उन्होंने मुस्लिम सेंटिमेंट को भड़काने की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो देखिए उनके घर के बाहर तमाम सिंपैथाइजर हैं, ये यहाँ पे आए हुए थे जब उनको पता चला था कि उनके नेता को गिरफ्तार किया जा रहा। क्या आप लोगों को आइडिया था कि किस मामले में उनको लेके गए हैं? भी कुछ आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है, अभी कहाँ लेके गए वो भी पता नहीं चल रहा है। और आप बिल्कुल अभी पुराने से जो भी केस है वो पूरे डाल के कुछ नया केस बना के इनके ऊपर पूरे पुराने जितने भी है पूरे केस उनके ऊपर डाल के इलीगल तरीके से उनको उठा के लेके गए। अब क्या केस डाले अभी तक तो कुछ पता नहीं है। 23 अगस्त को हैदराबाद पुलिस ने राजा को पहली बार गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली थी। बाद में चेतावनी देते हुए उन्हें कोर्ट से बेल मिली थी। राजा ने इसके बाद गिरफ्तारी से ठीक पहले बयान जारी किया, फिर से अरेस्ट किए जाने की आशंका जताई। हैदराबाद में तनाव के पीछे विवादित स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जिम्मेदार बताया और टीआरएस एआईएमआईएम पर हमला बोला। मुस्लिम वोट बैंक का इन्होंने एक खेल खेला है, क्योंकि अगर इसका कार्यक्रम रद्द होगा तो बीजेपी की फायदा होगा, अगर इसका कार्यक्रम सक्सेस होगा तो टीआरएस को और एमआईएम को फायदा होगा। इससे पहले हैदराबाद में क्या कुछ हुआ ये भी सुनिए। 2 दिन से लगातार हैदराबाद में हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारी टी राजा की जमानत का विरोध कर रहे थे, गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसी कड़ी में बुधवार की रात भी हैदराबाद में जमकर हिंसा हुई। शालीवांडा इलाके में देर रात बवाल हुआ, पुलिस पर हमला हुआ, जमकर पत्थरबाजी की गई। सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। इन उपद्रवियों में कई बच्चे भी शामिल थे, जिसके बाद पुलिस ने इन पर कड़ा एक्शन लिया, लाठी चार्ज किया और कुल मिलाकर अब तक के हिंसक प्रदर्शन में शामिल 90 आरोपियों को हिरासत में लिया। दावा किया कि हालात अब काबू में हैं। ये देखिए कि किस तरीके से जो लोकल पुलिस है उनकी कोशिश है कि जो प्रोटेस्टर्स है उनको पकड़ के अंदर लेके जाया जाए और जिससे जो बच्चे देखिए किस तरीके से लगातार उनको बस के अंदर डाला जा रहा। हमारे सीपी साहब भी कल यहाँ पे आपको पता ही है पूरे रात पर तमाम फिरके गए हैं। सो वंस अगेन लेट मी क्लैरिफाई द पर्पस वाज समथिंग एल्स। पुलिस ने माना कि उपद्रवियों का मकसद कुछ और था, लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये जानते हुए भी पुलिस ने इसके बाद इन आरोपियों से नरमी क्यों दिखाई। जी हाँ, सही सुना आपने, टी राजा को दूसरी बार गिरफ्तार करने वाली यही तेलंगाना की पुलिस ने उन सभी 90 आरोपियों को एक पार्टी के दबाव में आकर छोड़ दिया। ये खुलासा चौंकाने वाला है। प्रोटेस्ट चल रहा था आशा टाकिस के पास, वहाँ से कुछ बच्चे, कुछ नादान मासूम बच्चे पथराव किए, वहाँ पे पथराव करके वहाँ से भाग रहे थे। पुलिस के ऊपर टास्क फोर्स उस गली में घुसी और जो ये मासूम बच्चे हैं ये तीनों भाइयों को गैर ज़रूरी के इनका जुल्म का निशाना बना गया। उनके घर के दरवाजे को तोड़ के ये तीनों भाइयों को घसीटते हुए आशा टाकिस तक लाया गया। मेरे से भी टास्क फोर्स ऑफिसरों की जो है ना, मैं भी आके मदाखलत किया, मैं को इत्तला मिलते ही, और सारी तफसीलात में असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस बात की इत्तला दी। खबर है कि 2 दिन तक पथराव करने वालों की तलाश के बाद पुलिस ने 90 आरोपियों को पकड़ा तो, लेकिन फिर डीसीपी साउथ जोन से एआईएमआईएम के नेता मिले और ये पूरा खेल बदल गया। आरोप है कि हैदराबाद पुलिस ने ओवैसी की पार्टी के दबाव में आकर इन 90 उपद्रवियों को छोड़ दिया।
टाइम्स नाउ नव भारत के पास इस बात के सबूत हैं कि दंगाइयों के साथ ओवैसी और उनकी पार्टी की हमदर्दी है। पहले आप ओवैसी का ये ट्वीट देखिए, जिसमें ओवैसी खुद कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने हैदराबाद पुलिस से इन आरोपियों को छोड़े जाने को लेकर बात की थी। डीसीपी साउथ से मेरे कहने के बाद शाह अली बांदा और आशा टॉकीज के पास विरोध करने वाले 90 युवाओं को रिहा किया गया। AIMIM विधायक अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और हमारे नगर सेवक पूरी रात स्थिति पर काबू करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनके और पुलिस के भी संपर्क में हूं। ओवैसी ने ये बातें सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं बताई, बल्कि बुधवार रात हैदराबाद में जब आग लगी थी तो ओवैसी इस दौरान एक उपद्रवी से फोन पर बात भी कर रहे थे। उनकी रिहाई की कोशिश में थे। एक उपद्रवी से ओवैसी की ये बातचीत भी वायरल हुई। दरवाजा तोड़ के हम उनको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें। जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना। जी हाँ, एहतेशाम में चलिए जी। और भाई बहुत बुरा हुआ। वो मालूम होते कि मेरे को, मैं मुजफ्फर को बोला जी और जो आके मुजफ्फर कॉपरेटर साहब और समस्त कॉपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ, 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में, परेशान होंगे। ओवैसी से इसीलिए पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने पुलिस के मामले में दखल देने की कोशिश क्यों की, पत्थरबाजों को और कानून को हाथ में लेने वालों को मासूम क्यों कहा, उनकी पार्टी ने पत्थरबाजों को छोड़े जाने की वकालत क्यों की, कानून पर भरोसे की बात करने वाले ओवैसी ने पुलिस को अपना काम करने से क्यों रोका। ओवैसी टी राजा को लेकर लगातार हमलावर हैं। एक दिन पहले उन्होंने संविधान की दुहाई देकर राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आपकी डेलिबरेट कोशिश थी ये कि तकलीफ पहुंचाई जाए, एक माहौल पैदा किया जाए और इससे भाजपा, बीजेपी और इस MLA की इस्लाम और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत का खुला इजहार होता है। 22 अगस्त का वीडियो जारी क्यों किया गया भाई? कुछ वजह थी। जारी इसलिए किया गया कि नफरत का इजहार हो और आने वाले दिनों में जो शहर में गणेश का त्योहार मनाया जाता है और फिर उसके बाद माह रब्बिल अव्वल में मिलाद शरीफ के जुलूस निकलते हैं, जलसे होते हैं, उन सबको मकदर किया जाए, खराब किया जाए। ये इनकी साजिश है, इनकी कोशिश है। ओवैसी से पूछा जाना चाहिए कि टी राजा के गुनाहों को गिनाने वाले ओवैसी अपने भाई के बयानों पर क्या बोलेंगे। वही भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का खुलेआम अपमान किया। लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। AIMIM की ऐसी कोशिशों और हरकतों से क्या इसके बाद हैदराबाद में अमन कायम रह पाएगा और क्या इसमें पुलिस भी उतनी ही दोषी नहीं? ये सवाल इसलिए भी पूछना चाहिए क्योंकि जिन पत्थरबाजों को पुलिस ने छोड़ा, क्या उनके हौसले इसके बाद और बुलंद नहीं हो जाएंगे? क्या इसके बाद वो ये नहीं सोचेंगे कि पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि ओवैसी दल बल के साथ उन्हें छुड़ाने पहुंच जाएंगे? KCR आग से खेल रहे हैं। उन्होंने AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, जो हैदराबाद में सांप्रदायिक आग भड़का रहे हैं। एक तरफ ओवैसी पीड़ित की भूमिका निभा रहे हैं तो दूसरी तरफ भीड़ को उकसा रहे हैं। यकीनन हैदराबाद में तनाव कम होने की बजाय और बढ़ सकता है और सबसे ज्यादा टेंशन शुक्रवार को लेकर है। क्या तब पुलिस इस बात की गारंटी दे पाएगी कि जिन उपद्रवियों को ओवैसी की दखल के बाद छोड़ दिया गया वो उस दिन शांति पथ पर चलेंगे, माहौल नहीं बिगाड़ेंगे? इसीलिए सवाल तेलंगाना पुलिस के ओवैसी के सामने सरेंडर का भी है और सवाल ये भी है कि क्या संविधान की दुहाई देने वाले ओवैसी पत्थरबाजों के लिए दोहरे मापदंड अपनाते हैं ताकि इसी बहाने वो नफरत का माहौल बना पाएं और मुस्लिम वोट बैंक साध पाएं? हैदराबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। 67 घंटे बाद दिल्ली NCR में भूकंप, सच क्या? सड़सठ घंटे बाद दिल्ली NCR में दिन में रात, सच क्या? सड़सठ घंटे बाद
दिल्ली एनसीआर में धूल का गुबार, सच क्या? सड़सठ घंटे बाद दिल्ली एनसीआर में महा ट्रैफिक जैम, सच क्या? टाइम बॉम्ब एट द रेट नोएडा ट्विन टावर। तो देखिए बस 67 घंटे का वक्त बच गया है जब नोएडा के इन ट्विन टावर्स में लगे विस्फोटक फट जाएंगे। तो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इन दोनों टावरों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान में ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी और ऊंची इमारत को कंट्रोल डिमोलिशन के जरिए गिराया जा रहा है। उसे लेकर के हमारे जहन में, आपके मन में कई सवाल होंगे, कई आशंकाएं होंगी, खासकर वो लोग जिनका आशियाना इस ट्विन टावर के आसपास में। बिल्कुल, आज स्पेशल रिपोर्ट में टाइम बम एट ट्विन टावर में दिखाते हैं आपको तमाम वो जवाब जो आपके जहन में सवाल जरूर होंगे, उनको पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे। ट्विन टावर को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 67 घंटे से भी कम का वक्त बच रहा है। जब ये गगनचुंबी बिल्डिंग्स यहां से गायब हो जाएंगी। तैयारी पूरी है और अब उस धमाके का इंतजार है जिसके बाद भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी दोनों ट्विन टावर्स का नामो निशान मिट जाएगा। यही वो ट्विन टावर है जिन्हें 28 अगस्त को जमींदोज कर दिया जाएगा। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर में 10 सेकंड तक धमाका होगा और इस धमाके के कुतुब मीनार से ऊंची ये दोनों बिल्डिंग 15 सेकंड बाद गायब हो जाएंगे। अब तक हिंदुस्तान में इतने ऊंचे टावर को कंट्रोल डिमोलिशन के जरिए नहीं गिराया गया है। ऐसे में बिल्डिंग गिराने का काम इस ट्विन टावर को खड़े करने के काम से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आज स्पेशल रिपोर्ट में टाइम्स नाउ नव भारत आपको ग्राउंड जीरो से ट्विन टावर को गिराने के प्रोसेस से जुड़ी एक एक बात बताएगा। आपके दिमाग में जो भी डेटा है, जो भी सवाल है, वो सारे जवाब एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश है। मुंबई की एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी दक्षिण अफ्रीका की अपनी साझेदारी कंपनी जेट डिमोलिशंस के साथ मिलकर ट्विन टावर को गिराएगी। ट्विन टावर को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम से ज्यादा का विस्फोटक इस्तेमाल किया जाएगा। विस्फोटकों में डेटोनेटर, इमल्शन और शॉक ट्यूब का इस्तेमाल होगा। एपेक्स टावर में 32 और सियान टावर में 29 फ्लोर है जिनमें बारूद लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। सिंपल सा प्रोसेस रहता है। हमारे पास एक डायनेमो होता है, एक छोटा सा बॉक्स, उससे हम पहले करंट जनरेट करते हैं और करंट जनरेट करने के बाद वो बटन प्रेस किया जाता है। बटन प्रेस होने के बाद इमीडिएटली जितने भी अंदर शॉक ट्यूब्स में डेटोनेटर्स लगे हैं सब इग्नाइट हो जाएंगे और विद इन 9 सेकंड वो सब ब्लास्ट करेंगे एंड देन बिल्डिंग विल स्टार्ट ब्लास्टिंग। सुपरटेक के ट्विन टावर की ऊंचाई 100 मीटर है और इसे गिराने वाली कंपनी ने अंदाजा लगाया है कि जब ये दोनों टावर गिरेंगे तो लगभग 3000 ट्रक मलबा निकलेगा। मलबे में लगभग 4000 टन स्टील होगा। ट्विन टावर जब गिरेगा तो मलबे के साथ करीब 35000 घन मीटर धूल का गुबार पैदा होगा। इस मलबे को ढोने के लिए ट्रक करीब 1200 से 1300 चक्कर लगाएंगे। मलबे को साफ होने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। जो मलबा निकलेगा उसकी कीमत 13 करोड़ होगी। वहीं इस टावर को गिराने में लगभग 17 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्च आएगा। 28 तारीख को 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। लगभग 10 से 12 सेकंड्स में दोनों टावर डिमोलिश हो जाएंगी। उसके अलावा जो डिमोलिशन के बाद जो CND वेस्ट है
लगभग 80,000 टन सीएनडी वेस्ट जनरेट होगा, जिसमें से लगभग 50 से 55,000 टन यहीं पे साइट पे यूज हो जाएगा फिलिंग में। बाकी जो है वो सीएनडी प्लांट पे उसको ब्रेक करने के बाद प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि 50,000 वर्ग मीटर में बने इस अवैध बिल्डिंग को गिराने और उसके मलबे को ठिकाने लगाने के लिए जो करोड़ों का खर्च आने वाला है वो किसके मत्थे जाएगा। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था तो अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया था कि इसे तोड़ने का पूरा खर्च सुपरटेक यानी इस ट्विन टावर को बनाने वाली कंपनी वहन करेगी। ट्विन टावर के डेमोलिशन को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में आसपास की सोसाइटियों में रहने वाले लोग हैं, खासकर एमरल्ड कोर्ट और एटीसी ग्रीन विलेज के लोग। जहन में कई सवाल हैं। क्या पास की सोसाइटीज की खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे? क्या गारंटी है कि पत्थर दूसरे घरों तक नहीं जाएंगे? क्या पास की बिल्डिंग की नींव कमजोर नहीं होगी? अगर पास की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा तो भरपाई कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ब्लास्ट के बाद भूकंप के झटके महसूस होंगे? 28 अगस्त को मेरे पीछे इस ट्विन टावर को गिराया जाना है और जब इस टावर को गिराया जाएगा तो तैयारी कुछ ऐसी है कि आसपास की जो सोसाइटीज हैं उसे नुकसान ना हो। अगर कोई अनहोनी होती है, किसी तरह की कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए भी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। ट्विन टावर को गिराने का काम जो कंपनी कर रही है, जो एजेंसी कर रही है, एफएडएस एजेंसी, उसने 100 करोड़ का बीमा करवाया है ताकि अगर उस दिन कोई दुर्घटना घटती है तो इस बीमे की रकम से उसका हर्जाना, उसकी भरपाई जो है वो की जा सके। जिन दो टावरों का बीमा एजेंसी ने करवाया है वो है एमरल्ड कोर्ट और एटीसी ग्रीन विलेज। ये दोनों टावर भी पुराने हैं। वहीं ट्विन टावर के आसपास कुछ और भी टावर हैं जिनको नुकसान का डर सता रहा है। हालांकि एजेंसियों का दावा है कि बाकी टावर के नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी इन सोसाइटीज में रहने वालों को दिक्कत न हो इसके लिए टावर को ढक दिया जाएगा। 28 अगस्त को जब ये पूरा का पूरा सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा, गिराया जाएगा, तब आसपास के सोसाइटी में क्या माहौल होगा, लोगों का क्या रिएक्शन है और लोग कितने डरे हैं या उत्साहित हैं, आइए हम लोगों से ही बात करते हैं। मैम, क्या लग रहा है 28 तारीख को जब ये पूरा का पूरा टावर गिराया जाएगा? It's a big thing which is going to happen, we know, but I'm sure all these safety precautions have been taken by the government and all the authorities, not authorities. So obviously something has to happen, so we need to be part of it. Excitement से ज़्यादा लोगों में शायद डर है। अभी कुछ लोगों से बात करो तो ऐसा लगता है क्योंकि ऐसी नई चीज़ है जिसका एक्सपीरियंस किसी ने पहले सुना नहीं है अभी तक। थोड़ा डर भी रहेगा, थोड़ा उत्साह भी रहेगा देखने का लेकिन ये है कि सरकार को आगे से जो पब्लिक है उनके पैसे बेकार नहीं जाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा उनको। और एक्सप्लोजन जो यूज़ होगा उसमें तो केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स आपके देखिए ना कहीं किसी न किसी की सांस के द्वारा पशु पक्षियों को भी तंग करेगा, मनुष्यों को भी करेगा। देखिए जितने भी यहाँ पर आपके रहने वाले हैं, स्पेशली जो बिल्कुल साथ में सोसाइटीज़ है ना, उनके लिए ये वाकई में ये बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ हो रही। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने देखी है। आपको बताते हैं ये 28 अगस्त यानी वो दिन जब इस ट्विन टावर को डिमोलिश किया जाना है, गिराया जाना है। उस दिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहने वाली है, कैसे नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ये एक एक करके आपको दिखाते हैं। देखिए, सुबह ठीक 6:30 बजे एनडीआरएफ की टीम इसकी पास की सोसाइटी में पहुंचेंगे। उसके आधे घंटे बाद यानी 7 बजे पास की सोसाइटी को लोग खाली करेंगे। उसके 2 घंटे के बाद सुबह 9 बजे सोसाइटी के सभी जो सर्विसेज हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा कुछ वक्त के लिए। उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका सबको इंतजार है और जैसे ही घड़ी की सुई में दोपहर के 2:30 बजे का वक्त होगा, ट्विन टावर में ब्लास्ट होगा और इसके 45 मिनट बाद यानी दोपहर में 3:15 बजे पोल्यूशन सेंसर्स एक्टिव हो जाएंगे। इसके 15 मिनट बाद यानी 3:30 बजे सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंचेगी, सीबीआरआई की टीम वहां पहुंचेगी, ब्लास्ट की जगह पर जाएगी और शाम 4:30 बजे सोसाइटी की एक टीम मौके पर पहुंचेगी। शाम को 5 बजे सभी जो बंद सर्विसेज थी अभी तक उनको चालू कर दिया जाएगा, उनको शुरू कर दिया जाएगा और शाम 7 बजे में जो पास की सोसाइटी बंद की गई थी उसमें लोगों को एंट्री दी जाएगी। तो ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और ये तब लागू होता है जब सब कुछ सामान्य रहेगा। लेकिन अगर कोई अनहोनी होती है जिसकी आशंका नहीं के बराबर है, उसके बावजूद भी उससे निपटने की तैयारी क्या है यह आपको दिखाता है। और इसके साथ साथ अब आपको दिखाते हैं कि उत्तर भारत में
किस किस राज्य में इस वक्त बाढ़ का प्रकोप है। इस बार उत्तर प्रदेश पर मानसून मेहरबान नहीं रहा, बारिश उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुई। इसके बावजूद यूपी के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। काशी, जिसके घाटों की सुंदरता देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं, वहां पर अब घाट ही में पानी समा चुके हैं। यहां तक कि घाट के किनारे अब गलियों में नाव चलने लगी। आपको रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां वाराणसी में बाढ़ से बिगड़े हुए हालात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया और इस पर चिंता जाहिर की है। और वहां के अधिकारियों से बात करते हुए कहा गया कि हर संभव मदद दी जाएगी। वहां कमिश्नर को फोन किया पीएम मोदी ने और कमिश्नर ने पीएम को हर जानकारी मुहैया कराई है। खासतौर तौर पर दशाश्वमेध घाट के आसपास के जो इलाके जो कि गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर के नीचे समाते जा रहे हैं, गलियां जहां अब नाव चलने लग गई हैं, लोग खौफजदा हैं। बनारस में भले ही बहुत बारिश ना हुई हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हुई वहां से जो पानी बह करके आ रहा है, उसी के चलते वहां पर यह स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका चुनावी क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है और इसीलिए और ज्यादा संजीदा होकर के पीएम मोदी ने संज्ञान लेकर के हर संभव मदद का भरोसा वहां पर दिया है। घाट डूबे, मंदिर डूबे, गलियों में तैर रही है नाव। काशी में गंगा का रौद्र अवतार। मां गंगा अपनी सीमाओं का विस्तार कर रही है, लेकिन उनका विस्तार काशी के लोगों के मन में भय पैदा कर रहा है। वाराणसी में गंगा नदी का पानी अब सीढ़ियों को पार करता हुआ शहर की गलियों की तरफ बढ़ने लगा। काशी की गलियों में अब नाव चलने लगी हैं। तस्वीरें काशी के 80 घाट इलाके की हैं, जहां अब नाव के सहारे गलियों से लोगों का आना जाना हो रहा है। लगभग 3 दिनों की खामोशी के बाद मां गंगा का एक बार फिर से रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा ने घाटों को छोड़ अब गलियों का रुख कर लिया है और इस वक्त हम 80 घाट के ठीक बगल में मौजूद हैं, इस गली में। और आप इस गली का नजारा देख सकते हैं कि ये पूरी गली पानी से बिल्कुल लबालब भरी हुई है। मतलब चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पानी का पहरा लगा हुआ है और इन गलियों की जो तस्वीर है वो भी अब धीरे धीरे बदलती हुई दिख रही है। आसपास के जितने इलाके हैं, जितनी दुकानें हैं वो खाली हो चुकी हैं और अब इन गलियों में बाकायदे नावें चल रही हैं। जिंदगी लगभग ठहर सी चुकी है, क्योंकि ये घाट बनारस का सबसे अधिक सुर्खियों में रहने वाला घाट है। हर वक्त यहाँ पर सैलानियों का रेला लगा रहता है। 24 घंटे यहाँ पर माँ गंगा के जो श्रद्धालु हैं और जो यहाँ घूमने आने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब उन्हें मायूसी हो रही है। बनारस में भारी बारिश नहीं हुई, ये तो पहाड़ों पर हुई भारी बारिश का असर है। बाहर से आया पानी अब बनारस के कई इलाकों को डुबाने के लिए तैयार है। मंदिर डूब चुके हैं। मां गंगा अब सड़क से कुछ ही मीटर दूर है। वाराणसी में गंगा नदी अपने वास्तविक जगह से करीब 20 फुट ऊपर बह रही है। बनारस में गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान को पार कर गया है। यहां हर घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बह रहा है। हर गुजरते पल के साथ बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बनारस से लेकर बलिया तक मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और इस वक्त हम 80 घाट पर मौजूद हैं। इस घाट पर 24 घंटे श्रद्धालुओं का और जो सैलानी हैं उनका जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन अब ये पूरा घाट पानी के आगोश में जा चुका है। अब जहां पर सैलानी हुआ करते थे वहां पर नाव एक तरीके से तैर रही है। इसके साथ ही जो पूरे घाट की अगर हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें तो सामने यज्ञशाला है, सुबह बनारस का मंच है, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन अब ये जो मंच है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। इसके अलावा जो छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं वो भी अब पानी में समाहित हो चुके हैं, लिहाजा जो लोगों की दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कितनी दिक्कतें हो रही है जब गलियों में ये पानी आ गया? देखिए, आवागमन की तो दिक्कतें हैं ही, जो आवागमन के साथ ही साथ मच्छर, कीट पतंगे और साथ साथ कभी कभी सांप भी निकल जाते हैं। तो बनारस में घाट किनारे रहने वालों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ पानी लगा है, कैसे आप लोग सामान हटा रहे हैं? अब सीढ़ियों के द्वारा ऊपर कमरों में शिफ्ट किया जा रहा है। एक फ्लोर नीचे का ग्राउंड फ्लोर सब शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है। कल से आज तक में भी तो काफी ज्यादा पानी बढ़ गई। वाराणसी में गंगा नदी में बाढ़ के चलते सहायक नदी वरुणा में भी बाढ़ आई है, जिसकी वजह से शहर के दर्जनों निचले इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। पीछे रौद्र रूप में नदी बह रही है और जमीन पर एक शख्स का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो रहा है। झांसी में भले ही भीषण बारिश नहीं हुई,
लेकिन यहां बाढ़ जरूर आई और इसी बाढ़ में 7 दिन तक कुछ किसान फंसे थे। जब एसडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू में नाकाम हो गई तो सेना ने मोर्चा संभाला और हेलीकॉप्टर से सभी किसानों को एयरलिफ्ट किया। झारखंड और उत्तराखंड में आई बाढ़ के चलते उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यमुना और बेतवा नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर के एनडीआरएफ टीम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आने की आशंका है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश तो बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। ये डराने वाली तस्वीर राजस्थान के बूंदी जिले की है। बूंदी में बाढ़ के हालात कितने खतरनाक हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। बूंदी में एक सरकारी स्कूल पूरी तरह डूब चुका है। बूंदी में बहने वाली मेज नदी अब नदी नहीं सागर जैसी नजर आ रही है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र रेस्क्यू बोट पर बैठकर इस इलाके तक पहुंचे और वहां से रिपोर्टिंग की।